गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज योर प्लस टू फिजिक्स क्लास। और इसमें हम लोग मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ रहे थे। बेसिकली पहले तो हम लोगों ने पढ़ा था केस फर्स्ट में, यदि कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल एंटर करता है। पहला सेगमेंट क्या था हमारा, यदि कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में पैरेलल या एंटी पैरेलल एंटर करता है तो क्यू पर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता। इस कंडीशन में देयर इज नो मैग्नेटिक फोर्स ऑन दिस चार्ज पार्टिकल। यदि v स्पीड से v वेलोसिटी से कोई पार्टिकल एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में तो ये सीधा चला जाएगा। इट मींस इसका q का पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट। इसका पाथ स्ट्रेट होगा और मैग्नेटिक फील्ड का इस कंडीशन पर चार्ज पार्टिकल पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर सेकंड सेगमेंट हम लोगों ने पढ़ा था, जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है। यदि चार्ज पार्टिकल कैसे एंटर कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो इसका पाथ कैसा हो जाता है, इस केस में पाथ हो जाता है सर्कुलर। जो चार्ज पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब करता है, जिसकी रेडियस हम लोगों ने निकाली थी mv/qv। टाइम पीरियड निकाला था 2πm/qv। और ये भी बताया था कि ये जो टाइम पीरियड है ये कांस्टेंट होता है और इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी पर डिपेंड ये नहीं करता है ना। तो ये दोनों सेगमेंट हम लोग पढ़ चुके हैं और इसके नेक्स्ट सेगमेंट में हम लोग पढ़ेंगे, यदि अब यहाँ पर ना तो चार्ज पार्टिकल पैरेलल या एंटी पैरेलल है और ना ही परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड है, बल्कि कोई एंगल बन रहा है इसके बीच में। जो थर्ड सेगमेंट है उसमें क्या होगा कि इफ देयर इज सम एंगल बिटवीन V एंड B, if there is some angle between V and B, और ऑफ कोर्स ये एंगल आपका ना तो 0 है, ना 180 है और ना ही 90 है। ऐसे ये मान लो आपकी ऐसे कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दी गई है, और इसमें कोई चार्ज पार्टिकल Q मास m और ये एंटर कर रहा है थीटा एंगल पर। हियर थीटा इज द एंगल बिटवीन चार्ज पार्टिकल विद मैग्नेटिक फील्ड। तो इस सिचुएशन में इसका पाथ कैसा होगा, व्हाट अबाउट द पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल। इसके लिए हम इसको कंपोनेंट में ब्रेक कर लेंगे। देखो ये कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल आएगा, V0 cos थीटा, और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ जाएगा V0 sin थीटा। और थोड़ी देर के लिए देखिए, यदि हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट को छोड़ दें, केवल ये माने कि केवल पैरेलल कंपोनेंट है हमारा, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसा कि आपको पता है कि यदि मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल वेलोसिटी है तो पाथ कैसा होता है, पाथ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। क्योंकि पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल यदि कंपोनेंट है वेलोसिटी का तो इस पर मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो इसको यदि हम देखें, इफेक्ट of V on V parallel,
तो इस केस में आपको पता है कि V पैरेलल और मैग्नेटिक फील्ड इनके बीच का एंगल कैसा है? 0। एंगल जो एंगल है यहाँ पर, एंगल बिटवीन V पैरेलल एंड V इक्वल टू 0। तो यानी इस केस में जो मैग्नेटिक फोर्स है पैरेलल वाले कंपोनेंट पर वो कितना हो जाएगा? QVB sin 0 दैट इज 0। पैरेलल कंपोनेंट पर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई नहीं होगा। इसका मतलब द पाथ विल बी स्ट्रेट ड्यू टू V पैरेलल। पैरेलल की वजह से तो पाथ कैसा रहेगा? स्ट्रेट। वही दूसरी ओर यदि हम लोग देखें केस सेकेंड, ड्यू टू V परपेंडिकुलर। अब ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की वजह से पाथ कैसा हो जाएगा? सर्कुलर। जब परपेंडिकुलर फोर्स लगता है तो पाथ कैसा हो जाता है? सर्कुलर। तो परपेंडिकुलर की वजह से जो पाथ होगा विल बी सर्कुलर हो जाएगा। तो यदि हम दोनों को देखें कंबाइंड रूप से, V पैरेलल और V परपेंडिकुलर, दोनों की वजह से देखें तो एक की वजह से तो चार्ज जाना जाता है कैसे? सर्कुलर। और पैरेलल की वजह से कैसे जाना चाहता है? स्ट्रेट पाथ में। तो दोनों का कंबाइंड इफेक्ट देखें हम लोग यदि, तो इसका पाथ दोनों का मिक्सअप होगा सर्कुलर एज वेल एज स्ट्रेट, यानी वो जिस तरह का पाथ होगा ऐसे, ठीक है ना? ये कहलाता है हेलिकल पाथ। इसको बोलते हैं हेलिकल पाथ, हेलिक्स या हेलिकल पाथ। जैसे स्प्रिंग को खींच दिया गया हो थोड़ा सा स्प्रिंग टाइप से, तो इस पाथ को क्या बोलते हैं? हेलिकल पाथ। और इस हेलिकल पाथ की रेडियस क्या होगी? रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? mv अपॉन QB। तो रेडियस सर्कुलर पाथ किसकी वजह से हो रहा है? परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से हो रहा है। तो यहां पर mv अपॉन QB में हम लोग v कौन सा लेंगे? v परपेंडिकुलर, दैट इज mv0 sin थीटा अपॉन QB। और ये रेडियस कैसी हो जाएगी? कांस्टेंट, ठीक है ना? और इसमें एक और टर्म होता है पिच। पिच ऑफ हेलिकल पाथ। तो पिच का मतलब क्या होता है? जैसे देखिए ये पूरा इसने एक चक्कर लगाया है, मान लो इसने पूरा एक सर्किल इस तरह से कंप्लीट किया, फिर दूसरा किया, तो ये जो उसने दो कॉन्सिक्यूटिव इसने साइकिल्स पूरे किए हुए हैं, इसके बीच की जो डिस्टेंस है ये कहलाती है, इसको बोलते हैं पिच, पिच ऑफ हेलिकल पाथ। तो देखिए पिच निकालने के लिए क्या करोगे? पिच यानी डिस्टेंस निकालनी है, ये वाली डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम।
और आगे आगे बढ़ने के लिए स्पीड कौन सी रिस्पॉन्सिबल है? v पैरेलल। और टाइम क्या होता है? टाइम का फॉर्मूला आपको पता ही है, 2πm/qb। ये टाइम हो गया इसका, तो पैरेलल हो जाएगा v0 cos थीटा इंटू 2πm/qb। तो ये हो जाएगी इसकी पिच, और ये भी आपकी कैसी आ रही है? कांस्टेंट आ रही है। जो पिच आएगी वो कैसी आएगी? कांस्टेंट। ठीक है ना? तो इस तरह से ये आपका, यदि किसी एंगल पर एंटर कर रहा है, यदि कोई चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है किसी एंगल पर, तो इसका पाथ कैसा होगा? हेलिकल पाथ होगा। क्लियर? तो तीन केस में पढ़ाया गया आपको। यदि चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है पैरेलल और एंटी पैरेलल टू अ मैग्नेटिक फील्ड, उस केस में पाथ होगा कैसा? स्ट्रेट। यदि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करता है कोई चार्ज पार्टिकल, तो उसका पाथ कैसा हो जाएगा? सर्कुलर। और यदि चार्ज पार्टिकल किसी एंगल पर एंटर कर रहा है, यदि किसी एंगल पर एंटर कर रहा है, तो उसका पाथ, इसको क्या बोलते हैं? हेलिकल पाथ। क्या बोलते हैं? हेलिकल पाथ। तो इसका पाथ हो जाएगा आपका हेलिकल। ठीक है ना? अब देखिए, मान लो कोई मैग्नेटिक फील्ड दी गई है आपकी ऐसे, और इसमें कोई वायर है, करंट कैरिंग वायर। यदि मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग वायर रखा हुआ है, तो इसके शुरुआत में आपने पढ़ा था, यदि मान लो मैग्नेटिक फील्ड है कोई और Q चार्ज इसमें एंटर करता है थीटा एंगल पर, जब कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में दौड़ता है तो उस पर फोर्स कितना लगता है? QVB साइन थीटा। यह वेक्टर में हम क्या लिखते हैं? F बराबर Q V क्रॉस B। यदि कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है किसी एंगल पर, तो उस पर फोर्स कितना लगता है? F इक्वल टू Q V क्रॉस B। तो अब ये करंट कैरिंग वायर है और ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो यदि करंट फ्लो हो रही है किसी वायर में, तो इसका मतलब इसमें कौन मूव कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स। करंट यदि ऐसे फ्लो हो रहा है, इट मींस इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। कैसे? इसके अपोजिट। और चूंकि इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मूव कर रहे हैं, और ये पूरा सेटअप कहां रखा है? किसी मैग्नेटिक फील्ड में। इट मींस ये इलेक्ट्रॉन्स आपके मूव कर रहे हैं कहां पर? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो नेचुरल है कि इलेक्ट्रॉन्स पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, और जब इलेक्ट्रॉन्स पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा तो इस वायर पर भी फोर्स लगेगा। इस वायर पर भी, चूंकि इलेक्ट्रॉन्स कहां पर दौड़ रहे हैं? वायर के अंदर। तो इलेक्ट्रॉन्स पर जब फोर्स लगेगा या चार्ज कैरियर्स पर जब फोर्स लगेगा, तो इट मींस वायर पर भी फोर्स अप्लाई होगा, और इसी फोर्स को हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है ना? इसी फोर्स को हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए, इसमें फोर्स ऑन अ
करंट कैरिंग वायर। ऐसे मान लेते हैं कोई करंट कैरिंग वायर है, इसकी लेंथ L है और इसमें करंट दौड़ रहा है आपका ऐसे इस डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है ये वायर, मैग्नेटिक फील्ड भी है और इसका एंगल है, इससे मान लेते हैं थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस वायर। तो इसमें आप देखोगे बेसिकली आपको बताया गया, यदि करंट आपका मूव कर रहा है वायर में, इट मीन्स इसके अपोजिट क्या जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। उनमें से एक इलेक्ट्रॉन हम कंसीडर कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जब आगे बढ़ेगा करंट के अपोजिट, तो इसकी वेलोसिटी क्या होती है, वीडी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये आपको शुरुआत में पढ़ाया गया है। वीडी क्या है यहां पर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, इसके जो बीच का एंगल है ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा। और केवल पहले हम निकालेंगे एक इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। हम पहले क्या निकालेंगे, फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू वी वी साइन थीटा। तो Q इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है, वेलोसिटी VD, और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी VD, और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना दिया गया है, 180 माइनस थीटा। और साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, यानी ये हो जाएगा E VD डी साइन थीटा। और इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं हम लोग, V क्रॉस B से। तो V क्रॉस ये VD यानी V हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, तो V क्रॉस B फोर्स कहां लगेगा, अंदर की ओर। V क्रॉस B कैसे जा रहा है, अंदर की ओर। तो फोर्स कहां लगेगा, अंदर की ओर। अंदर लेकिन नहीं लगेगा। ये V क्रॉस B किसके लिए होता है, पॉजिटिव चार्ज के लिए। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा है, नेगेटिव, तो उल्टा करना पड़ेगा आपको। पॉजिटिव, यदि पॉजिटिव चार्ज होता तो फोर्स कैसे लगता, अंदर की ओर। लेकिन इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होने की वजह से फोर्स इसके अपोजिट आएगा, बाहर की ओर। कैसे आएगा, ऐसे। ये फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डॉट, यानी बाहर की ओर। तो ये किस पर आया आपका, एक इलेक्ट्रॉन पर इतना फोर्स आया। अब मान लिया वायर के अंदर मान लेते हैं टोटल n इलेक्ट्रॉन्स हैं। वायर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, n इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यानी यदि हम निकालें फोर्स ऑन n इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हो जाएगा इसका n टाइम्स। और इसमें यदि हम लोग ये मान लें कि पहले भी कराया गया है, स्मॉल n किसको लेते थे हम लोग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। यानी यूनिट वॉल्यूम में इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो पूरा वॉल्यूम कितना है इसका मान लो ये एरिया है A।
तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका, ए इंटू एल। यूनिट वॉल्यूम में एन इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कंडक्टर के अंदर जो पूरा वॉल्यूम है उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, v इंटू एन, दैट इज ए एल एन। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए एल एन, और एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कितना है, ई वी डी बी, ई वी डी बी साइन थीटा। और ये जो एन इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लग रहा है वही फोर्स तो अपने कंडक्टर पर लग रहा है, यानी जो कंडक्टर पर या वायर पर जो फोर्स लग रहा है वो यही होगा। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, ए एन ई बी डी, ए एन ई बी डी ये अलग कर लो, इंटू एल बी साइन थीटा, और इसको देख के कुछ आपको याद आ रहा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में कराया गया आपको ये रिलेशन I इक्वल टू ए एन ई बी डी। इसमें n क्या था, I इक्वल टू ए एन ई बी डी। ये क्या था आपका रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और यहां पर भी n आपको याद रखना चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ही चाहिए, है ना। तो इसके प्लेस में I कर देंगे हम लोग, तो F बराबर कितना हो जाएगा, I एल बी साइन थीटा, और सारा का सारा फोर्स लग रहा है कहाँ की ओर, बाहर की ओर, इसलिए इसको यदि आप वेक्टर में लिखोगे तो F बराबर हो जाएगा I एल क्रॉस बी। क्योंकि फोर्स हमारा कहाँ आ रहा है, बाहर की ओर आ रहा है इसमें, और बाहर की ओर कब आएगा, देखो एल, जो एल की डायरेक्शन है वो कैसे लेनी है, जब एल को आप वेक्टर में लोगे तो एल की डायरेक्शन लेनी है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। एल की डायरेक्शन कैसे लेनी है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना। इसको L क्रॉस बी क्यों लिख रहे हैं, B क्रॉस L क्यों नहीं लिखा, तो वो आपको देखो समझ में आ जाएगा। ये L, ये वायर में करंट जा रहा है ऐसे, लेंथ ऐसे है, तो L कैसे हो गया आपका ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही है आपकी, इस तरह से। तो जब आप L क्रॉस बी लोगे, तब L क्रॉस बी लोगे तभी फोर्स कैसे आएगा, बाहर की ओर। B क्रॉस L में तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि हमारा फोर्स कहाँ आ रहा है, बाहर की ओर आ रहा है। तो हमें क्या लेना चाहिए, B क्रॉस L लेना चाहिए कि L क्रॉस B, तो ऑफ कोर्स हमें क्या लेना चाहिए, L क्रॉस B। और याद रखिएगा कि L की डायरेक्शन हमें क्या लेनी है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका, है ना। मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा, फोर्स विल बी मैक्सिमम व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, और वो मैक्सिमम फोर्स लगेगा आपको कितना, आई बी एल, ठीक है ना। और जब थीटा 0 या 180 होगा, यानी यदि आपका मैग्नेटिक फील्ड ऐसी दी गई है और वायर भी इसी के अलोंग है, तो इस केस में फोर्स कितना लगेगा, 0, क्योंकि अंडरस्टूड है हमारा
थीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, तो फोर्स कितना आ जाएगा 0। और वैसे भी चार्ज इसमें पैरेलल या एंटी पैरेलल ही दौड़ेंगे, तो पैरेलल वाले केस में कोई भी मैग्नेटिक फोर्स इस पर अप्लाई नहीं होगा। और मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा, जब आपका करंट कैरिंग वायर विल बी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? डायरेक्शन के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए आप। मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड दी गई है, और करंट कैरिंग वायर आपका इस तरह से है, तो इसमें देखिए फोर्स की डायरेक्शन कैसे होगी। मैग्नेटिक फील्ड, ये लेंथ इसकी एल है, मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है, क्रॉस का मतलब कैसे होगी, अंदर की ओर। और एल की डायरेक्शन कैसे होती है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो एल, ये एल हो गया आपका, एल की डायरेक्शन कैसे हो जाएगी। तो इसमें देखिए एल जो फोर्स का फॉर्मूला है क्या होता है, F इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। तो एल हमें कहां पर लेना है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये एल की डायरेक्शन कहां होगी, करंट की ओर। और मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही है हमारी, अंदर ऐसे। तो एल क्रॉस बी कहां पर हो जाएगा, ऐसे परपेंडिकुलर, यानी इस पर फोर्स कैसे लगेगा, F इक्वल टू आई बी एल। थीटा यहां पर कितना है, 90 डिग्री। और मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर जा रही है, और करंट कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो बीच का एंगल कितना हो जाएगा 90। इसलिए यहां पर F इक्वल टू क्या होता है, आई बी एल साइन थीटा। तो साइन 90 हो जाएगा 1, तो फोर्स हो जाएगा हमारा आई बी एल। तो इसमें सारी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे हम लोग, एल क्रॉस बी से, और एल लेना है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। जैसे मान लो हमारा ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, डॉट डॉट डॉट, डॉट का मतलब बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड है हमारी, है ना, और वायर में करंट जा रहा है ऐसे। तो फोर्स डायरेक्शन कैसे निकालेंगे हम लोग, ये एल हमारा जाएगा करंट की ओर, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, बाहर की ओर। तो एल क्रॉस बी हमारा आएगा ऐसे, F इक्वल टू आई बी एल। तो एक बार फिर से क्रॉस प्रोडक्ट है ये, तो डायरेक्शन हम लोग निकालेंगे सारी की सारी एल क्रॉस बी से। एक और केस देखिए लेते हैं यहां पर। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है हमारी, वायर हमारा आपकी बार ऐसे है, कुछ स्ट्रेट नहीं है बल्कि सेमी सर्कुलर है, जिसकी रेडियस है आपकी, ये सेंटर हो गया, रेडियस हो गई आर। स्ट्रेट वायर नहीं है हमारा यहाँ पर। अब की बार हमने कैसा लिया, सर्कुलर, सेमी सर्कुलर वायर है, और इसमें निकालना है हम लोगों को नेट मैग्नेटिक फोर्स। नेट मैग्नेटिक फोर्स हमें इसमें फाइंड करना है। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए थीटा पे जाकर के डी थीटा का हम लोग एलिमेंट्री सेगमेंट लेंगे। तो ये वाली आर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आर डी थीटा। ये छोटी सी लेंथ हो जाएगी हमारी डीएल, और थोड़ी देर के लिए इसको हम स्ट्रेट मान लें, स्ट्रेट
dl और b कहाँ जा रहा है, अंदर की ओर। ये r d थीटा को स्टेट मान लीजिए आप, r d थीटा, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है, अंदर की ओर। तो dl क्रॉस b, फोर्स कहाँ लगेगा इसका, इस पर छोटा सा फोर्स लगेगा ऐसे df, इस पर फोर्स कैसे लगेगा हमारा, ये df लगेगा। और df की वैल्यू क्या हो जाएगी, I dl साइन थीटा कितना है हमारा 90, थीटा यहां पर कितना हो जाएगा 90, मैग्नेटिक फील्ड और dl के बीच का एंगल, दैट इज I, और dl की वैल्यू क्या है r, b और आएगा उसमें I bl साइन थीटा। तो I b dl कितना हो जाएगा r d थीटा, जो फोर्स लगेगा कितना हो जाएगा I b r d थीटा, ठीक है ना। और इस फोर्स के यदि हम लोग करें कंपोनेंट, तो इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा df cos थीटा, और ये वाला कितना हो जाएगा df sin थीटा। तो यदि सिमेट्री से देखें हम लोग, सेम डिस्टेंस पर यहां पर ले एलिमेंट हम लोग, तो इसका फोर्स कैसे आएगा df, और इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा df cos थीटा, और ये वाला कितना हो जाएगा df sin थीटा। तो इस तरह से देखें यदि हम लोग सिमेट्री से, तो हर बार आपके cos वाले कंपोनेंट कैंसिल होते जाएंगे और ये साइन वाले क्या होंगे, ऐड होते जाएंगे। तो यदि हमें निकालना है नेट फोर्स, यदि हमें निकालना है पूरे सेमी सर्कुलर वायर पर नेट फोर्स, तो हमें क्या करना होगा, साइन कंपोनेंट्स को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, यानी जो नेट फोर्स है इट इज गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ df साइन थीटा, और पूरा कवर करने के लिए थीटा की लिमिट हो जाएगी 0 से पाई, और df की वैल्यू कितनी है I b r d थीटा ऐसे। तो I b r बाहर आ जाएगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, तो लिमिट रखोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर cos 0 माइनस cos 5, माइनस की वजह से उल्टा कर दिया यहाँ पर, तो ये पूरा हो जाएगा I b इंटू 2r। तो इसको देखें कि आप बेसिकली इसमें हमें इसका आपको बताना था शॉर्टकट। यदि हमारा सेमी सर्कुलर वायर है तो हम लोग क्या करें, इसको रिप्लेस कर दें एक सीधे वायर से। भाई ये लेंथ कितनी है 2r, ये लेंथ कितनी है 2r, तो इस वायर को रिप्लेस करिए एक दूसरे वायर से जिसकी लेंथ कितनी है 2r, करंट कितना है I, और फिर आप इसके लिए निकालें रिजल्ट, तो F नेट कितना आएगा इस पर I b l, l कितना है इसका 2r। तो देखो ये रिजल्ट और ये रिजल्ट कैसा है, सेम है, सेम रिजल्ट आएगा इसमें। तो यानी बार बार आपको इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, ना केवल सेमी सर्कुलर हो या किसी भी शेप का वायर हो। मान लो आपका किसी भी शेप का वायर हो, ये मैग्नेटिक फील्ड दी गई है आपको,
और किसी भी शेप का वायर है, ऐसे मान लो, है ना, और ये लेंथ मान लो दी गई है एल नेट। तो जब आप इस पर पूरे वायर पर निकालोगे फोर्स, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, आई बी एल। तो एल के प्लेस में आपको क्या लेना है, एल नेट। इनिशियल जो एफ इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा फॉर्मूला है आपका, तो एल के प्लेस में क्या लेना है आपको, एल नेट, ये वाली दूरी। एल नेट क्या है आपकी, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल और फाइनल के बीच की डिस्टेंस लेनी है आपको, ठीक है ना। और ये लॉजिकल भी है, यदि मान लो ये लेंथ आप, ये वेक्टर आपका L1 है और ये वेक्टर आपका L2 है और ये वाला L3 है, और इस पर नेट फोर्स निकाला जाए तो कितना आएगा, आई L1 क्रॉस बी। नेक्स्ट सेगमेंट पे कितना आएगा, आई L2 क्रॉस बी। फिर थर्ड वाले पर L3 क्रॉस बी। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, आई L1 प्लस L2 प्लस L3 क्रॉस बी। और वेक्टर से आप जानते हो, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, इन तीनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ये वाला वेक्टर एल नेट। तो इसके प्लेस में इसको रिप्लेस कर दो आप इससे, एल नेट क्रॉस, है ना। तो ये इसका शॉर्टकट है, इसी तरह आपको यूज करना है, क्लियर।